Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Jaggi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis of The Hindu of 11th August 2020. Let's start the session. Our first news is regarding अभी क्या हुआ कि हमारे मोदी साहब ने एक नई नेट की लाइन बिछाई है। नेट मतलब इंटरनेट के लिए एक लाइन बिछाई है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये याद रखनी है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछा दी है कहाँ पर? अंडमान निकोबार आइलैंड में। उससे फ़ायदा क्या होगा? वहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ये जो मेन प्रोग्राम है किस चीज़ के लिए बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, चेन्नई को लिंक करने के लिए बनाया गया अंडमान एंड निकोबार से। ये ऑप्टिकल फाइबर इसके लिए बनाई जा रही है। कम से कम 2300 किलोमीटर की ये लाइन डालनी है। किस किस को लिंक करना है? चेन्नई को और अंडमान निकोबार को। पहली चीज़ तो याद रखनी है। फिर इसमें बहुत सारे और प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं जो अभी कंप्लीट होने वाले हैं, तो उनका जगह जरूर ध्यान रखिए। जैसे एक तो है पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। न्यू एयरपोर्ट एट दिगलीपुर, कार निकोबार एंड कैंपबल बे। और पैसेंजर टर्मिनल कहाँ का बनना है? स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप एंड लॉन्ग आइलैंड। अब आपने अगर पिछले साल से अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और एक हमारे उनके क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस द्वीप करके भी 3 ये द्वीप बनाए गए हैं। मतलब द्वीप तो ये पहले से थे, इनका नेम रीचेंज करा गया था पिछले साल ही। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए समझिएगा। ये देखिए यहाँ मैंने पूरा अच्छे से मैप ही हमारे स्टडी फंडा का ही है, तो इसलिए यहाँ पे आपको पूरा अंडमान समझ में आ जाएगा। अब देखिए जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए शहीद द्वीप को पहले बोलते थे नील आइलैंड, ऐसे ही स्वराज द्वीप ये इसको बोलते थे हैवलॉक आइलैंड, और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड को बोलते थे रॉस आइलैंड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो यही क्वेश्चन, इन तीनों का पुराना नाम लिख देंगे, नया नाम लिख देंगे, कह देंगे ये सही है कि नहीं। तो आपको पहले तीनों का ये नया नाम और पुराना नाम याद होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही है। फिर इसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? जैसे 10 डिग्री चैनल है, तो ये किस किस के बीच में? आपको ये पता होना चाहिए। तो ये पता होना चाहिए कि अंडमान और निकोबार को क्या सेपरेट कर रहा है? तो 10 डिग्री चैनल से अंडमान निकोबार सेपरेट हो रहे हैं। ऐसी डंकन पैसेज किस किस के बीच में? तो ये साउथ अंडमान है और लिटिल अंडमान है, इनके बीच में। ऐसी ये ग्रेट चैनल है, तो ये हमारा ग्रेट निकोबार और यहाँ पे इंडोनेशिया वाला कोई रीजन है उसके बीच में। तो ग्रेट चैनल कहाँ है? यहाँ पे है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट आइलैंड ये जरूर याद रखिएगा, नारकोंडम आइलैंड और बैरन आइलैंड। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वॉल्केनिक आइलैंड है, यहाँ वॉल्केनो पाए गए थे। बैरन आइलैंड जो है वो एक्टिव वॉल्केनो है, लेकिन ये जो नारकोंडम है एक्सटिंक्ट हो चुका है। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म। पहले इसमें वॉल्केनो आते थे लेकिन अब नहीं आते, लेकिन बैरन आइलैंड में अब भी एक्टिव वॉल्केनो आते हैं। मतलब ये दोनों हमारे वॉल्केनिक आइलैंड है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गया। फिर इसकी सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? तो सैडल पीक इसकी हाईएस्ट है। अगर कोई पूछ ले हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार, तो सैडल पीक इसकी हाईएस्ट पीक है। फिर इसमें ये सब तो हो गया। इसमें ट्राइब्स कौन कौन सी पाई जाती हैं? देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ट्राइब्स यहाँ पाई जाती हैं ओंग, जरवा, ग्रेट अंडमानी, सेंटलीज, निकोबार और शॉम्पेन्स। ये प्लीज याद रखिएगा, जितनी बता रहा हूँ उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं हमारे स्टडी ग्रुप का ही पिक लगा दिया, इसलिए मैंने यहाँ वही चीज़ लिखी जाती है जो इंपॉर्टेंट है। तो ट्राइब में लिख देता हूँ जिसको नीचे नहीं समझ में आ रहा। ओंग जरवा करके बोलते हैं। फिर एक हमारी सेंटलीज होती है, सेंटलीज। फिर एक होती है शॉम्पेन्स। और निकोबार में निकोबारीज तो होगी, ये तो आपको पता है। अंडमानी है तो अंडमानीज होगी। तो ये तो ईजी है। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। प्लीज़ ये आप या तो अपनी रफ कॉपी में ऐसी मैप बना लीजिए, तो आपको समझने में आसानी होगी। जैसे नेताजी वो पूछ लेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड का पुराना नाम क्या है? रॉस आइलैंड है। इनका क्या है? स्वराज का हैवलॉक। शहीद का क्या है? तो नील है। इससे नेशनल हाईवे 4 भी पास हो रहा है। फिर आज का जो क्वेश्चन है, प्लीज आज सब आंसर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है कि 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच में? जैसे 10 डिग्री चैनल तो अंडमान और निकोबार के बीच में। ऐसी एक 9 डिग्री चैनल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। प्लीज आंसर इट कि 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच में। कल आपको बता दूंगा, नहीं पता है तो। फिर आज कल जो मैंने आंसर पूछा था ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स, उसका आंसर है आसाम राइफल्स। वेरी गुड, बहुत लोगों ने आंसर दिया। वेरी वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि इतने लोग साथ दे रहे हैं। अब मेरा मुझे भी अच्छा लगता है कि आपसे क्वेश्चन पूछो। अगर आप मेरा एक क्वेश्चन का सही आंसर देंगे तो मैं तो आपसे रोज 2-2 3-3 सवाल पूछूंगा, मैं एक क्यों पूछूंगा फिर? तो आप सब लोग मिलके आंसर दिया करिए। तो ये 9 डिग्री का आज आप मेरे को बताएंगे, 9 डिग्री के बारे में थोड़ा बहुत जो भी आपको जानकारी है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, अरे ये क्या हो गया, सॉरी 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट न्यूज अब मैं बताता हूँ। हाँ, अभी हाई कोर्ट ने इशू कर दिया नोटिस। किसको नोटिस कर दिया है इशू? यूपीएससी को। क्यों? क्योंकि अभी यूपीएससी का जो नया नोटिफिकेशन आया था फॉर प्रीलिम्स, जो यूपीएससी सिविल सर्विस कराता है, उसमें उन्होंने जो डिसेबल्ड के लिए केवल कितनी सीट दी है? 24 सीट दी हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल
क्या बोलता है कि 4% सीट होनी चाहिए, तो टोटल सीट जो है वो है 796, उसमें 4% निकालोगे तो 32 सीट्स निकलती हैं, तो इतनी 32 सीट्स होनी चाहिए डिसेबल्ड पीपल के लिए, लेकिन डिसेबल्ड पीपल को केवल 24 सीट्स मिली हैं, तो इसीलिए हाईकोर्ट में केस चला गया। हमें ये सब नहीं जानना है, हमें जानना है यूपीएससी, वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में है, तो ये 315 से 323 आर्टिकल में, पार्ट ये 14 में लिखी गई है, 14 कह रहा हूँ, हाँ 14 में लिखी गई है। इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बस ये लिखा गया है कि जो उसके टोटल मेंबर, जैसे 9 से 11 मेंबर होते हैं, इसमें आधे मेंबर जो होने चाहिए उन्होंने ऑफिस में होने चाहिए, या तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की। कितने साल उन्होंने नौकरी कर लेनी होनी है, 10 साल। मैं फिर से समझाता हूँ, जैसे 9 से 11 मेंबर हो, उसमें से कम आधे मेंबर ऐसे होने चाहिए जिन्होंने 10 साल जॉब कर ली हो, आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इसकी क्वालिफिकेशन है। कितना टर्म है, 6 साल है या 65 ईयर्स ऑफ एज है। रिमूव कैसे कर सकते हैं, ये सब यहाँ लिखा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। फिर मेंबर जो है वो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है उनका, मतलब इससे पहले नहीं हट सकते हो। फिर जितना भी पैसा इन पे खर्च होता है, जो भी इनकी पेंशन वेंशन आती है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। हाँ, फिर चेयरमैन जो है इसका कमीशन का, उसको फर्दर री एम्प्लॉय नहीं कर सकते, मतलब उसको दोबारा से कहीं री एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता है, पहली चीज़ तो ये। फिर ये क्या क्या काम करती है, ऑल इंडिया एग्जाम कराती है, तो आपको पता ही है, और असिस्ट करेगी स्टेट्स को, अगर कोई एग्जाम कराना चाहता है तो भी असिस्ट कर देती है। ये वॉच डॉग है ऑफ मेरिट सिस्टम। तो इतना सब नहीं जानना है इसमें, मैंने जो ये टिक टिक करा बस इतना ही इसमें जानना है कि इसमें एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, किस आर्टिकल के अंदर आती है, कौन इसे अपॉइंट करता है, क्या टर्म है, और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, और चेयरमैन क्या होता है, बस। इससे इतना डिटेल सवाल नहीं पूछा जाता है यूपीएससी, मैं आपको बता देता हूँ सीधी बात। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ बस इसमें अभी एक गणेश जी की मूर्ति है, तो कहाँ है बस यही याद रखिएगा, दगदू देश हलवाई गणपति टेम्पल, ये कहाँ पर है, दगदू शेठ हलवाई गणपति फेस्टिवल, तो ये आप देखिए पुणे महाराष्ट्र में। बस पूछा जाएगा तो बस यही पूछा जाएगा, टेम्पल का नाम दे देंगे किस जगह, और इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ ये एडिटोरियल में बहुत अच्छी चीज लिखी थी कि अभी चाइना जो है वो क्या क्या ग्रैब कर रहा है। देखिए, इन द चाइना ग्रैब कंट्रोल ओवर द पार्सल आइलैंड्स फ्रॉम वियतनाम, तो हमें पता होना चाहिए पार्सल आइलैंड्स हैं कहाँ के और किसके अंडर में। तो देखिए हमारा साउथ चाइना सी है, मैं इसीलिए आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ। तो ये हमारे पार्सल आइलैंड्स है, ये अभी चाइना ने इन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन ये है किसके आइलैंड मेनली, तो मेनली वियतनाम के आइलैंड है। वियतनाम के कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वियतनाम का मैंने आपको बताया EEZ होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा 200 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स तक, तो ये इसके अंदर आ रहे होंगे वियतनाम के, तो इसीलिए वियतनाम के हैं। क्या नाम है इनका, पार्सल आइलैंड्स। तो आप याद रखिएगा पार्सल आइलैंड्स किसके हैं, वियतनाम के हैं। कहाँ है, साउथ चाइना सी में, कब्जा किसका है, चाइना का कब्जा है। फिर एक दूसरी चीज है, इट ऑक्यूपाइज मिस्चीफ रीफ्स इन द स्पार्टी आइलैंड्स। अब देखिए स्पार्टी आइलैंड ये किसके अंदर आते हैं, ये फिलीपींस के अंदर आते हैं, क्योंकि फिलीपींस का 200 नॉटिकल माइल्स होगा यहाँ तक। इसमें ये जो मिसचीफ रीफ है, देखिए यहाँ बहुत सारी चीज रीफ लिखी हैं, तो आप याद रखिएगा, रफ याद रखिएगा। मेनली तो पूछा जाएगा स्पार्टली आइलैंड कहाँ है, पार्सल आइलैंड कहाँ है, वो ऐसे पूछता है, स्पेसिफिकली रीफ नहीं पूछता है। लेकिन अगर उसे क्वेश्चन टफ करना है तो डायरेक्ट वो पूछ लेगा मिसचीफ रीफ किस आइलैंड के अंदर है। तो आपको पता होना चाहिए मिसचीफ रीफ जो स्पार्टली आइलैंड के अंदर है, मिसचीफ रीफ इन द स्पार्टली आइलैंड, ये साउथ चाइना सी के अंदर है। ये फिलीपींस का पार्ट था, लेकिन फिर इस पे चाइना ही कब्जा करा हुआ है, आपको पता ही है। तो आप बस यहाँ रफ याद कर लीजिए। जैसे एक तो वुडी आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके अंदर है, पार्सल आइलैंड के अंदर है। ऐसी मिसचीफ रीफ, जितनी भी रीफ हैं, देखिए मेनली जो रीफ है वो स्पार्टली आइलैंड के अंदर है। अगर रफ अगर आपको ध्यान ना आए, अगर कोई रीफ पूछ रहा है तो आप कर लीजिएगा स्पार्टली आइलैंड, टिक कर दीजिएगा। देखिए मैक्सिमम रीफ जो है वो इसी के अंदर है, तो ये थोड़ा कॉमन सेंस है, आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो आप थोड़ा एक आध मिनट के लिए पिक ऑब्जर्व कर लीजिए बाय पॉजिंग द वीडियो, तो आप पूरा समझ जाएंगे। ऐसी अंडमान निकोबार जो मैंने समझाया है, तो जो लोग नहीं बना रहे अपनी कॉपी में, वो 1 मिनट पॉज करके उसे रीड कर लें, आपका काम हो जाएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ अभी शॉर्टफॉल इन द जीएसटी कलेक्शन हो गया। इसमें कुछ न्यूज़ नहीं थी, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था कि जीएसटी जब बना था 2017 में, तो जीएसटी में सेंटर ने ये बोला था स्टेट से कि जो भी स्टेट 14% से कम रेवेन्यू अर्न करेंगे, तो 14% इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम, जो भी स्टेट 14% से कम जीएसटी रेवेन्यू अर्न करेंगी उनको सेंटर कंपेंसेशन देगा, सेंटर कंपेंसेशन देगा अगर वो 14% से कम जीएसटी अर्न करती हैं तो, ठीक है। और सेंटर कंपेंसेशन देगा
कितने साल तक? 5 ईयर्स तक। 5 ईयर्स कब कंप्लीट होंगे? 2022 में कंप्लीट होंगे। पहली चीज़ तो ये हो गई। तो एक चीज़ तो आपको याद रखनी है, और हर 2 महीने में कंपेंसेशन देता रहेगा। ऐसा नहीं है कि साल में एक बार या 6 महीने बाद में। जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उतना प्लीज़ आप ऐसी शॉर्ट लिख लीजिए। अगर स्टेट का रेवेन्यू 14% से कम होगा तो सेंटर कंपेंसेशन करेगा। कितने साल तक करेगा? 5 साल तक करेगा, मतलब 2022 तक होगा। फिर हर 2 महीने में कंपेंसेशन करेगा। एक तो ये चीज़ हो गई। फिर ये जो कंपेंसेशन करेगा तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेपरेट कंपेंसेशन सेस फंड बनाया था। देखिए, कंपेंसेशन सेस फंड बनाया था। अब सेस क्या होता है? सेस होता है जो टैक्स हम लगाते हैं अबव द बेस टैक्स लायबिलिटी। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारा पान गुटखा है, मान के चलिए इस पे 5% का जीएसटी लगता था, तो इसके ऊपर 1% का सेस और लगता है। 5% के ऊपर 1% और लग जाएगा, तो ये 1% जो है इसको हम सेस बोलते हैं। ये किसी स्पेसिफिक चीज के लिए लगता है। जैसे आपको ध्यान होगा कि एक बार स्वच्छ भारत सेस लगने लग गया था, तो स्वच्छ भारत के लिए वो यूज होता था। ऐसे ये जो एक्स्ट्रा जो सेस लग रहा है वो जीएसटी कंपेंसेशन सेस फंड है, तो ये स्पेशली कंपेंसेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसे और किसी चीज के लिए यूज कर ही नहीं सकते इस सेस को। तो ये जो सेस लगता है किस किस चीज पे लगता है? कंपेंसेशन सेस फंड। तो आप नाम और याद रख लीजिए, जो जिन जिन आइटमों पे ये सेस लगता है। तो पान मसाला पे, सिगरेट पे, टोबैको पे, वाटर पे, कैफिनेटेड बेवरेजेस पे, कोल पे, और कुछ कुछ मोटर व्हीकल, इन सब पे ये स्पेसिफिक कौन सा सेस लगता है? कंपेंसेशन सेस फंड। इससे जो पैसा आता है कंपेंसेशन सेस फंड, उससे हम स्टेट को कंपेंसेट कर देते हैं जो लॉस में होती हैं, 14% से जो कम होती हैं वो। अभी क्या हुआ है, ड्यू टू पैंडेमिक, ड्यू टू कोविड-19, अभी कोई भी स्टेट 14% से तक तो पहुंची नहीं है। 14% जीएसटी कलेक्शन हो ही नहीं पाया, तो सारी स्टेट बोल रही है सेंटर को प्लीज हमें फंड दो, फंड दो। अब सेंटर भी बेचारा कहां से फंड दे? वो भी इतनी सारी स्कीमें चला रहा है, आत्मनिर्भर भारत में इतना सारा फंड उसने ऑलरेडी खर्च कर दिया है। अब वो कैसे स्टेट को कंपेंसेट करे? तो ये बड़ी दिक्कत आ गई है। तो अभी ये विचार किया जा रहा है, या तो ये 14% वाला जो रूल है इसको डायल्यूट कर दिया जाए, या एक ये समझ में आ रहा है जो हमने 5 साल के लिए बोला है कि हम 5 साल कंपेंसेट करेंगे, इसको 3 साल कर दिया जाए। 3 साल करेंगे तो क्या होगा? 2020 तक ही ये स्कीम खत्म हो जाएगी। ये सारे अभी विचार हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बस आप तो ये जान लिख लीजिए जितना मैंने यहाँ पे बताया, बस यही पूछा जा सकता है और कुछ नहीं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, ईडी ने अभी क्वेश्चन कर रहा है रिया चक्रवर्ती एंड 4 अदर्स। वेरी गुड, ऐसा का होना चाहिए। कुछ गड़बड़ लग रहा था इस केस में, तो हमें जानना है ईडी। यहीं अगर जो मेरे को रेगुलर फॉलो करेगा उसको मैं यही सारी चीज याद करा दूंगा। देखिएगा आपके एग्जाम तक आप यहीं सब रट जाएंगे। ईडी किसके अंदर आता है? 1956 में बना है। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आता है। दो इसमें कौन कौन से एक्ट हैं? प्लीज रिमेंबर, पीएमएलए एक्ट ऑफ 2002 एंड एफसीआरए एक्ट ऑफ 1999। ये दो एक्ट हैं वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो 2002 में आया था, और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो 1999 में आया था। ये दो एक्ट के अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काम करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, बस इसमें ये याद रखना और कुछ नहीं। और तो सब आपको पता ही है, आप बहुत होशियार हैं इस मामले में। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, ये आज की वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मैं आज आपको कुछ समझाऊंगा। हो सकता है काफ़ी लोगों को समझ में ना आए, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में भी है, और ये बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। आपके अभी सीएपीएफ में मैंने देखा पिछले 2 साल से इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा जोर हो रहा है। उससे पहले इतने सवाल नहीं आते थे, इसलिए चांसेस बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा जान लेते हैं। और जिन बच्चों को दिक्कत है इकोनॉमिक्स में, वो केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लें। जो 11th क्लास की एक एनसीईआरटी है, 11th या 12th क्लास की, आई डेंट रिमेंबर, 11th की है शायद, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसको प्लीज़ पढ़ें। भले माइक्रो एक बार को छोड़ सकते हैं, लेकिन मैक्रो प्लीज़ पढ़ के जाएं एनसीईआरटी। तो मैं बताता हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी स्ट्रॉन्ग दिस ईयर। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा इस साल, ये गोयल कह रहे हैं, पीयूष गोयल कह रहे हैं हमारे। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या चीज़? आधे लोगों को तो यही नहीं पता। मैं आपको समझाता हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। देखिए, यहाँ से आप पूरा समझ जाएंगे। अगर जिसको भी दिक्कत है वो ये टेबल अपनी कॉपी में ड्रॉ कर ले प्लीज़। डायरेक्ट सवाल इससे उठेगा, आपके 2 से 4 नंबर कहीं नहीं गए। नोट कर ले प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वेरी वेरी कह रहा हूँ। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट होते हैं 2 अकाउंट होते हैं। एक तो हमारा होता है करंट अकाउंट, एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। पहली चीज़ तो ये, करंट अकाउंट में ये चीज़ें होती हैं जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और क्या चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये 2 चीज़ें देखता है करंट अकाउंट। तो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो नेट है वो 0 होना चाहिए। मेन बात तो ये है, तभी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट गुड माना जाएगा। अगर हमारा 0 हो तो
ऐसे ही हमारा कभी कभी बैलेंस ऑफ पेमेंट माइनस हो जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट माइनस कब हो जाएगा, जब हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे एक्सपोर्ट कम करेंगे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होने लगे, मतलब सामान देशों में बाहर ज्यादा भेज रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ये दो चीज तो ये हो गई। फिर करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, देखिए करंट अकाउंट में गुड्स आती हैं, गुड्स मतलब सामान और सर्विसेज आते हैं। अब नेट विजिबल्स क्या होता है, जो चीज हमें दिख रही है आंखों से, तो आंखों से हमें गुड्स ही दिखेंगी, सर्विसेज तो हमें आंखों से दिखती नहीं है, तो नेट विजिबल के अंदर आता है गुड्स। ये देखिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का जो भी होगा वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, वो गुड्स के अंदर आ गया। फिर नेट इनविजिबल, जो हमें नहीं दिख रही है, तो क्या क्या हमें नहीं दिख रही, तो क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनता है, व्हाट इज नेट इनविजिबल्स या व्हाट इज नेट विजिबल्स। तो आपको पता होना चाहिए नेट विजिबल्स और नेट इनविजिबल्स के अंदर क्या क्या चीज आती है। बस नेट विजिबल्स के अंदर एक ही चीज आती है, गुड्स। फिर नेट इनविजिबल्स के अंदर ये सब आते हैं। फैक्टर इन ट्रेड इन सर्विसेज, सर्विसेज में हम जो भी ट्रेड करते हैं। फिर नॉन फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज, जैसे हमारे शिपिंग, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर, ये सारी सर्विसेज हैं। फिर प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट, जो प्राइवेट लोग एक दूसरी कंट्री में पैसा भेजते हैं, जैसे गिफ्ट की फॉर्म में बहुत पैसा आता है। रेमिटेंस, आपको पता है सबसे ज्यादा रेमिटेंस जो है वो इंडिया को मिलता है। ग्रांट्स, ऐसी ऑफिशियल ट्रांसफर पेमेंट, बहुत बार ऑफिशियली ट्रांसफर होता है पेमेंट, एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफर कर रही है इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, रेमिटेंसेज, ये सब किस में आते हैं, नेट इनविजिबल्स में आते हैं। तो आपको दो चीज ध्यान रखनी है इसमें, एक तो क्या चीज नेट विजिबल्स में आती है, क्या चीज नेट इनविजिबल्स में आती है, और क्या क्या चीज करंट अकाउंट में आती है। तो ये पूरे 5 के 5 आपको बाय नेम याद होने चाहिए, भले डिटेल ना पता हो लेकिन नेम याद होना चाहिए। जैसे बहुत बार मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें लिखा था गिफ्ट्स और रेमिटेंसेज, वो किसका पार्ट है, तो उसमें था करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऐसे नेट विजिबल, नेट इनविजिबल। तो आपको याद होना चाहिए जो गिफ्ट और रेमिटेंसेज है वो करंट अकाउंट का पार्ट है। करंट अकाउंट में भी किसका पार्ट है, नेट इनविजिबल्स का पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर जो हम एफडीआई लेते हैं बाहर देशों से, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एफआईआई ले सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, एक एफपीआई होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सब कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है, जो फॉरेन वाली चीज नहीं है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भी हो कैपिटल अकाउंट, एक्सटर्नल असिस्टेंस भी कैपिटल अकाउंट, कॉमर्शियल बोरोइंग, आईएमएफ से जो भी हम पैसा लेते हैं, एनआरआई जो हमारे लोग हैं बाहर के देश जो डिपॉजिट करते हैं इंडिया में पैसा, रुपी डिपॉजिट सर्विस और अदर फ्लोस। बस आप इनका नाम याद रखिए और कुछ डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, इनका टोटल नेम और इसका नेम, और क्या चीज किस अकाउंट में जाती है, करंट अकाउंट में क्या क्या चीज आती है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज आती है। इसको सिंपल याद करने की टेक्निक मैं आपको बता देता हूं। इस डायग्राम को पहले एक बार आप देख के बनाइए, उसके बाद 2-3 बार आप बिना देखे इस डायग्राम को अपनी कॉपी में बनाइए, तब ये आपको याद होगा, वरना आपको याद नहीं होगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बनेगा इस साल इसी से बनेगा, गारंटी तक देने के लिए तैयार हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत न्यूज़ में है, तो ये आप पॉज करके अच्छे से बना लीजिए। सो मैं आपको समझा देता हूँ पुरानी न्यूज़। हाँ, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रॉन्ग क्यों रहेंगे, देखिए यहाँ पे लिख रहा है इंडिया एक्सपोर्ट फेल फ्रॉम द स्टेट ईयर। अब इंडिया के जो एक्सपोर्ट है, इंडिया जो एक्सपोर्ट करता था बाहर के देशों में, वो 4 महीनों में बहुत गिर रहा है, ठीक है, हम समझ में आ गई। लेकिन इंपोर्ट भी तो नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 हमने इतना इंपोर्ट भी नहीं करा है और एक्सपोर्ट भी हमारा कम हो गया है। इस चक्कर में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो पॉजिटिव में आ गया है। पॉजिटिव मतलब अच्छा चल रहा है, बेकार नहीं है अभी, ऐसा गोयल साहब कह रहे हैं। हमें ये नहीं जानना, बस इतना रफ याद कर लीजिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा पॉजिटिव चल रहा है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द नेक्स्ट न्यूज़ आर ओवर। तो आज इतना ही था लेक्चर में। होप यू लाइक द लेक्चर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो लोग नए हो एक लाइक एक शेयर करेंगे यार प्लीज़। और प्लीज़ मेरे को अच्छा लग रहा है आप लोग आंसर दे रहे हैं, इसीलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आज 9 डिग्री चैनल पूछा है, नहीं पता है गूगल करके आंसर बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पता तो बिल्कुल आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, वेरी स्टैटिक क्वेश्चन है यार। ये भी नहीं पता तो आप फिर करंट के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे, हर बच्चा कराएगा और आप नहीं करोगे तो दिक्कत है। तो जिनको नहीं पता वो 9 डिग्री चैनल देख लो, और अगर कोई गूगल कर रहा है तो 8 डिग्री चैनल भी देखे। ये दोनों चैनल मैं कल अच्छे से बता दूंगा आपको। तो लेकिन आप जो भी बताना चाहे वो इन दोनों का भी आंसर दे सकता है, और कोई 9 डिग्री तो देना ही देना है, ये तो कहीं नहीं छोड़ के जाना है। और मैं 10 डिग्री तो आपको बता ही दिया हूँ, आसाम राइफल कल के क्वेश्चनों का आंसर था। सो थैंक यू ऑल गाइज। और आपको अगर ये टाइम पसंद आ रहा है तो ठीक है, हम इसी टाइम पे आप वीडियो बनाए करेंगे। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।